हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज़ प्रोफेसर उमा हरिद्वाल और आज हम लास्ट टॉपिक चैप्टर नंबर 4 का कर रहे हैं जिसका नाम है टाइप्स ऑफ कंपनी। ठीक है, आपको ये स्क्रीन पे जो ये चार्ट दिख रहा है, इतना सब कुछ आपको नहीं पढ़ना है। ये चार्ट सिर्फ आपके ब्रीफ आइडिया के लिए है। नॉर्मली आपको दो ही टाइप के कंपनीज आपके सिलेबस में है, जो कि प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के बारे में है। तो मैं आपको सिर्फ बता देती हूँ कि ये चार्ट एक्चुअली में है क्या। नॉर्मली इसमें दिया हुआ है कि 3 टाइप के कंपनीज हम सीखते हैं। एक होता है चार्टर्ड कंपनी, एक होता है स्टैट्यूटरी कंपनी, एक होती है रजिस्टर्ड कंपनी। आपको इन सब के एक्सप्लेनेशंस नहीं है, आपको सिर्फ नॉर्मली यही पढ़ना है। एक प्राइवेट कंपनी के बारे में पढ़ना है और एक आपको पब्लिक कंपनी के बारे में पढ़ना है। ओके, मतलब आपके सिलेबस में ये रजिस्टर्ड कंपनी के बारे में दिया हुआ है। अब रजिस्टर्ड कंपनी जो है वो 2 टाइप में डिवाइडेड है। एक है अनलिमिटेड कंपनी और एक है लिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी का मतलब होता है कि जिसमें शेयर होल्डर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी। और लिमिटेड कंपनी 3 टाइप में डिवाइडेड है। एक है लिमिटेड बाय गारंटी, एक है लिमिटेड बाय गारंटी एंड शेयर्स और एक है लिमिटेड बाय शेयर्स। आपको सिर्फ लिमिटेड बाय शेयर्स पढ़ना है, जहाँ पे शेयर होल्डर की लाइबिलिटी क्या है, लिमिटेड है। ओके, अब लिमिटेड बाय शेयर्स आपके 2 पार्ट में डिवाइडेड है। तो एक है आपकी पब्लिक लिमिटेड कंपनी और एक है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो शायद आपको अभी समझ में आ गया होगा कि कंपनी के नाम के आगे कभी भी लिमिटेड वर्ड क्यों आता है। तो लिमिटेड वर्ड आने का ही मतलब क्या है कि इस कंपनी में शेयर होल्डर की लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड है। इसके लिए किसी भी कंपनी के नाम के आगे क्या लिखा रहता है, लिमिटेड। ठीक है, मतलब वो लिमिटेड बाय शेयर्स हो गई। अब ये 2 टाइप की कंपनी है, एक होती है प्राइवेट, एक होती है पब्लिक। तो प्राइवेट के बारे में हमने एक बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ा था कि प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 शेयर होल्डर होते हैं और मैक्सिमम कितने होते हैं, 200। तो यहाँ पे देखो, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, अ प्राइवेट कंपनी इज अ कंपनी विच बाय इट्स आर्टिकल। आर्टिकल का मतलब होता है कि कंपनी के एक डॉक्यूमेंट है जिसमें ये चीज़ लिखी गई है, जहाँ पे हम किसी और को शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफ़र इट शेयर्स। ठीक है, फिर इसमें मेंबर्स में भी क्या है, लिमिट है। अब यहाँ पे मेंबर का मतलब काम करने वाले लोग नहीं, शेयर होल्डर जो कंपनी में क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। तो मैक्सिमम लिमिट कितना है, 200। एंड प्रोहिबिट मतलब किसी भी चीज़ को रोकना। प्रोहिबिट एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी शेयर्स और डिबेंचर ऑफ कंपनी। मतलब अगर वो कंपनी प्राइवेट कंपनी है तो कोई भी पब्लिक उस प्राइवेट कंपनी के शेयर्स को नहीं खरीद सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जियो कंपनी के भी शेयर्स होंगे, लेकिन जियो एक प्राइवेट कंपनी है तो हम जियो कंपनी के शेयर्स मार्केट से नहीं खरीद सकते क्योंकि वो एक प्राइवेट कंपनी हो जाती है। तो इसके वही फीचर्स दिए हैं कि मिनिमम कितने होते हैं प्राइवेट कंपनी में, 2, और मैक्सिमम कितने होते हैं, 200। अब प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कैपिटल कितना होता है, तो मिनिमम कैपिटल होता है 1 लाख रुपए का। मतलब मिनिमम 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट तो होना चाहिए। ओके, फिर इसमें वही कि प्रोहिबिट करते हैं, है ना, कि पब्लिक से, देखो, prohibit any invitation or acceptance of deposits from person other than its member। मतलब कंपनी के जो अंदर के लोग हैं, जैसे कंपनी के डायरेक्टर के रिलेटिव, इन लोगों से हम डिपॉजिट्स पैसे ले सकते हैं, लेकिन इनके अलावा कोई आउटसाइडर थर्ड पर्सन से नहीं ले सकते। हाँ, आपको बैंक से लेना है, आप ले लो। ठीक है, उसके बाद बैन ऑन इन्वाइटिंग टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी शेयर्स। डिबेंचर क्या होता है, ये आप आगे SP ये सब में सीखते हो। डिबेंचर मतलब ऐसा समझो कि लोन, एक तरीके का क्या है, ये लोन है।
ओके, रेस्ट्रिक्शन ऑन द राइट ऑफ मेंबर टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स। ओके, ठीक है, तो ये सारे कंडीशंस अगर सेटिस्फाइड है तो वो कंपनी बन जाती है प्राइवेट कंपनी। So it is important that all the above conditions should be in order to remain a private company. If any one of the condition is not fulfilled, the company shall be considered as public company. Now, in case of private company, वर्ड प्राइवेट लिमिटेड रहता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, लेट से उमा, और अगर प्राइवेट कंपनी है तो यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा उमा प्राइवेट लिमिटेड। ये प्राइवेट वर्ड रहेगा क्योंकि प्राइवेट कंपनी है, और पब्लिक कंपनी होती ना तो सिर्फ ये लिखा हुआ रहता उमा लिमिटेड, जिसमें सिर्फ लिमिटेड है मतलब पब्लिक कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड आ गया मतलब प्राइवेट कंपनी। ठीक है, अब आते हैं पब्लिक कंपनी में। तो पब्लिक कंपनी में जैसे कि मैंने बोला कि मिनिमम कितने होने चाहिए 7, और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। दूसरा, पब्लिक कंपनी के लिए आपका मिनिमम कैपिटल होना चाहिए 5 लाख रुपए का। प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम कैपिटल कितना होना चाहिए 1 लाख, पब्लिक कंपनी के लिए कितना होना चाहिए 5 लाख, और मिनिमम मेंबर कितने होने चाहिए 7। ठीक है, इसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जिसको शेयर ट्रांसफ़र करना है करो। इसमें नाम ही पब्लिक है, मतलब आप किसी भी पब्लिक से शेयर डिबेंचर ले सकते हो, है ना। उसके अलावा इसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है ना, ट्रांसफ़र का या पब्लिक से शेयर्स ये सब लेने का। तो मिनिमम बस ये एक याद रखना है कि मिनिमम 7 शेयर होल्डर लगते हैं पब्लिक कंपनी को फॉर्म करने के लिए। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। और इसमें एक और रूल है कि एटलीस्ट इस कंपनी में 3 डायरेक्टर तो होने चाहिए। कितने डायरेक्टर होने चाहिए 3। डायरेक्टर एक मेन कैरेक्टर होगा कंपनी का, जो कंपनी को क्या करने वाला है, मैनेज करने वाला है। ओके, तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी के एंड में क्या लिखा हुआ रहेगा, लिमिटेड। तो आपका होमवर्क ये रहेगा, आप गूगल पे सर्च करना कंपनीज के नाम, और उसके आगे देखो कि किसमें प्राइवेट लिखा हुआ है, तो वो आज प्राइवेट कंपनी है, मतलब उसके शेयर्स आप लोग मार्केट से नहीं खरीद सकते। और जिसमें सिर्फ लिमिटेड लिखा हुआ है तो आप टाटा, रिलायंस, ये सब कंपनी के नाम जाके देखना, तो उसमें सिर्फ लिमिटेड लिखा हुआ रहेगा, तो वो क्या होगा अपने लिए पब्लिक कंपनी। ठीक है, एक और मिसकंसेप्शन लगता है कि सबको लगता है कि जितनी भी गवर्नमेंट कंपनी होती है वो पब्लिक कंपनी है, यानी मतलब ऐसा कि जितनी भी पब्लिक कंपनी है वो गवर्नमेंट कंपनी है। ऐसा नहीं होता है। गवर्नमेंट कंपनी का मतलब ये होता है कि उस कंपनी में गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया हुआ है, 50% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उस कंपनी में गवर्नमेंट का है, इसके लिए उस कंपनी को हम गवर्नमेंट कंपनी बोलते हैं। सारी पब्लिक कंपनी गवर्नमेंट कंपनी नहीं होती, ये आपको याद रखना। जैसे टाटा प्राइवेट कंपनी नहीं है, टाटा पब्लिक कंपनी है, लेकिन वो गवर्नमेंट कंपनी नहीं है। ओके, तो गवर्नमेंट कंपनीज अलग होते हैं, पब्लिक कंपनीज अलग होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं कंपनी के जो आप लोगों को सिलेबस में नहीं है, आपको ऐसे ही जस्ट फॉर नॉलेज पढ़ना है, तो आप कंपनीज के टाइप्स के बारे में सर्च कर सकते हो, लेकिन आपके सिलेबस में इतना ही है। तो आपको पढ़ने के लिए, एग्ज़ाम के लिए, कॉलेज के एग्ज़ाम के लिए आपको इतना ही पढ़ना है। हाँ, लेकिन आप लोग में से अगर कोई एसपी वाला है तो एसपी वाले ने तो ऑलरेडी जो आपका चैप्टर होगा उसमें आपने सीखा होगा कंपनी के बारे में। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर। अभी मैं इसी चैप्टर में आपको आज के लेक्चर में केस स्टडी साथ में करा रही हूँ। ठीक है, फिर मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम एक ऑब्जेक्टिव का सेशन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब हम इस चैप्टर का कुछ केस स्टडी करते हैं। ओके, सो यहाँ पे आपका केस स्टडी है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते क्या लिखा है। मिस्टर रघुनाथ इज रनिंग बिजनेस फ्रॉम लास्ट 30 years. This business is ancestral business of Mr. Raghunath. ठीक है, Kiran and Naman, 2 sons of Mr. Raghunath, are helping him along with their wives. ये केस है, पहले केस को समझो लिखा क्या है। रघुनाथ है,
30 साल से बिजनेस चला रहा है, ठीक है। अब जो ये बिजनेस है ना, ये उसने स्टार्ट नहीं किया है, ये उसका एंसेस्ट्रल बिजनेस है। एंसेस्ट्रल मतलब उसके पापा का, दादा के टाइम से ये बिजनेस में भी चालू हुआ है, ठीक है। और साथ ही में उसके बिजनेस में किरण और नमन दोनों उसके बेटे, और या मिस्टर रघुनाथ, किरण एंड नमन, 2 sons of Mr. रघुनाथ आर हेल्पिंग हिम along with their wife, मतलब उनके वाइफ के साथ उनके दोनों बच्चे भी बिजनेस में है। ये केस है, ठीक है। अब आपको इस केस पे क्वेश्चन का आंसर देना है। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, फाइंड आउट टाइप ऑफ बिजनेस। अब हमने 5 टाइप के बिजनेस सीखे हैं। सबसे पहले हमने सीखा सोल ट्रेडिंग कंसर्न। तो क्या ये सोल ट्रेडिंग कंसर्न हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। आपके कमेंट में जवाब भी होने चाहिए साथ साथ में। सोल ट्रेडिंग कंसर्न नहीं हो सकता, रीज़न आप कमेंट में लिखना, ठीक है, कि क्यों नहीं हो सकता है, ठीक है। दूसरा, क्या ये जॉइंट स्टॉक कंपनी हो सकता है? कंपनी होता तो अभी मैंने आपको बताया था कि कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड करना पड़ता है और उसमें लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, वो सब वर्ड रहते हैं, ओके। फिर ये पार्टनरशिप नहीं हो सकता है, बिकॉज पार्टनरशिप के लिए क्या होता है, 2 से 3 लोग मिलके साथ में एज अ पार्टनरशिप में काम करते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज फैमिली बिजनेस, क्योंकि रघुनाथ के एंसेस्ट्रल का बिजनेस है, मतलब ब्लड है ना, ब्लड रिलेटिव के ही किसी का बिजनेस था, उनके दादा का बिजनेस हो सकता है। दादा से पापा के पास आया, पापा से रघुनाथ के पास आया, और रघुनाथ के साथ उनके दोनों बच्चे, उनकी वाइफ क्या कर रही है, बिजनेस को संभाल रही है, बराबर। तो ये कैसे टाइप का बिजनेस हुआ, इसको हम बोलेंगे, यस सबका आंसर मुझे पता है, सबको आ रहा है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। इस बिजनेस को क्या बोलते हैं, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका पहला आंसर हो गया। अब जब आप इसका नाम लिखोगे तो आपको थोड़ा सा इसका एक लाइन में मीनिंग भी लिखना है कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का मतलब क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज रघुनाथ? बताओ, जो हेड ऑफ द फैमिली है उसको जॉइंट हिंदू फैमिली में हम क्या बोलते हैं, यस कर्ता। क्योंकि फिलहाल के लिए बिजनेस कौन चला रहा है, रघुनाथ चला रहा है, तो रघुनाथ कौन हुआ, ये बिजनेस का कर्ता, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट किरण एंड नमन आर कॉल्ड? अब किरण और नमन उसके बच्चे हैं, लेकिन बिजनेस में उनको हम क्या बोलेंगे, को पार्टनर्स। ये सब हमने लेक्चर में डिस्कस किया है। आपने अगर वो सब लेक्चर नहीं देखा है तो ज़रूर देखना, जॉइंट हिंदू फैमिली का, उसमें ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की हुई है, ओके। तो ये था आपका पहला केस स्टडी, एकदम सिंपल था। खाली आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप आराम से ये केस स्टडी सॉल्व कर सकते हो। 3 मार्क का एक क्वेश्चन है, सिंपल है एकदम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मिस्टर सावंत, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन, मतलब CA। मिस्टर सावंत कौन है, CA है बाय प्रोफेशन, ओके। एंड मिसेस तांबे, एन आर्किटेक्ट बाय प्रोफेशन। 2 पर्सन के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। एक सावंत करके है जो CA है, और तांबे है, वो लोग कौन है, वो कौन है, वो आर्किटेक्ट है बाय प्रोफेशन। रनिंग अ फर्म, यहाँ पे ये फर्म ही हाईलाइट करो, क्या है, फर्म। और उनके फर्म का नाम क्या है, ST फर्म्स। S मतलब सावंत हो गया, T मतलब तांबे हो गया, ओके, इन नागपुर। ये केस से आपको समझ आना चाहिए किस टाइप का बिजनेस है। 2 अलग अलग लोग, 2 अलग अलग प्रोफेशन, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों साथ में आए और दोनों ने साथ में मिलके एक फर्म चालू किया। तो फर्म वर्ड आ गया, मतलब ये कौन सा बिजनेस है, पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन वही है, आइडेंटिफाई द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसे टाइप के बिजनेस को हम बोलेंगे पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज इट ए रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन? क्या ये रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है? अब ये कैसे पता चलेगा? तो मैंने आपको पार्टनरशिप में बताया था कि अगर आपका बिजनेस महाराष्ट्र में है तो आपको अपना पार्टनरशिप फर्म क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर्ड। तो ये तो नागपुर है,
है ना। तो मतलब महाराष्ट्र के अंदर, तो अगर आप महाराष्ट्र में अपना बिजनेस करते हो तो आपको पार्टनरशिप को क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आएगा यस, इट इज अ रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज द बिजनेस इज इन नागपुर। आपको रीजन भी लिखना पड़ेगा। ओके, लास्ट पॉइंट है व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ मिस्टर सावंत। ये तो बहुत सिंपल है, आपको ये क्वेश्चन से ही मिल जाएगा। द प्रोफेशन ऑफ सावंत इज ही इज चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म को चालू करने के लिए आपके प्रोफेशन क्या है वो कुछ नहीं फर्क पड़ता। आप कोई भी प्रोफेशन के हो, दो अलग प्रोफेशन से भी हो, बस आपके पास अगर कोई बिजनेस आइडिया है तो आप मिलके पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस कर सकते हो। ओके, तो ये आपका हो गया केस स्टडी। 2 ही केस स्टडी है और आपको एग्जाम में भी सिर्फ एक्सरसाइज में से ही आएगा। ओके, सो आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा बिकॉज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये चैप्टर का डिस्कस करेंगे और आपके टर्म एग्जाम के लिए तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है ही। तो आपका केस स्टडी तो कर दिया है, हम ऑब्जेक्टिव भी साथ में डिस्कस कर लेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच।